इन निराला का नाम लेते हुए इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आई? डूब रहे चुल्लू भर पानी में। निराला के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था? निराला तो सन 1961 में चले गए इस दुनिया से। उनको गए हुए समझिए आज 62-63 साल हो रहे हैं। वो तो गए और वो अमर हो गए। उनको इन कांग्रेसियों की कृपा की जरूरत भी नहीं थी, या किसी सरकार की, किसी सम्मान की, किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं थी। जब तक हिंदी रहेगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, पढ़ी जाएगी, तब तक मनीष जी चार नाम ऐसे हैं, पांच नाम, कि वो तब तक रहेंगे। सूर, तुलसी, मीरा, ये तो देखिए, ये इनका तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। उसके बाद अगर चौथा नाम है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या जयशंकर प्रसाद का है। बाकी की गिनती उसके बाद शुरू होती है। अगर हिंदी साहित्य की बात करिए, हिंदी भाषा की बात करिए, तो उनको किसी कांग्रेसी कृपा की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन कांग्रेसियों ने मनीष जी उनके साथ किया क्या था? दर्शक आज ये जान ले, इनसे कोई सवाल। एक तो वही मनीष जी जो आप कहते हो कि न्यूज चैनलों में पढ़े लिखे भर्ती नहीं किए जाते, तो उनका क्या लेना देना इन तथ्यों से, इस इतिहास से? मनीष जी, साहित्य अकादमी साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार। और 1955 में उसकी शुरुआत हुई, 1955, और निराला का देहांत हुआ 1961 में, यानी 6 साल। और मनीष जी उन 6 साल में निराला को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लायक नहीं समझा इन नहीं। कांग्रेसियों ने। कोई लेना ही देना नहीं था, कोई लेना ही देना नहीं था। और अभी बताऊंगा दर्शकों से कि वो क्यों नहीं समझा। इन्होंने 55 से 61 तक पता नहीं कैसे कैसे लोग उसमें केवल एक आप मैथिली चरण गुप्त 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 को है शायद, राम दिनकर जी को है, ये है। लेकिन निराला, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैथिली चरण गुप्त हो और चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, बहुत सम्मानित साहित्यकार हैं, वो अमर हैं। लेकिन अगर तुलना करी जाएगी तो निराला इनसे बहुत आगे हिंदी साहित्य में है, बहुत आगे खड़े हैं। वो अकेले ऐसे हिंदी के साहित्यकार हैं, दर्शक एक बात जान लें, कि जिनके जीते जी, जिनके जीवन में उनके कार्य पर लोगों ने पीएचडी करी है, ये अकेले हिंदी के साहित्यकार हैं। और हिंदी के क्या, मेरे ख्याल से किसी भी भाषा के साहित्यकार, कि उनके जीवन में ही उनके कार्य पर शोध हुआ, डॉक्टरेट लोगों को मिली है। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों ने जो डॉक्टरेट थी, उन्होंने कहा कि हम उनके पास जब गए कि ये जो आपने लिखा है तो इसका क्या, इसकी व्याख्या आप क्या करेंगे, तो निराला उनको भगा दिया करते थे, कहते थे जब मैंने लिखा तो मैं किस मूड में था, क्या लिखा है, अब ये तुम इसकी व्याख्या करो, मैं तुमको डिक्टेशन देने के लिए नहीं हूँ, ये तुम्हारा काम है, तुम इसको खोजो। तो वो एक 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 नहीं, अनेक लोग हैं जिन्होंने शोध करके डॉक्टरेट हासिल की, उनके जीते जी, अकेले साहित्यकार। तो वो बाकी गिनती उनके बाद शुरू होती है। मनीष जी उसके अलावा साहित्य अकादमी तो नहीं दिया, उसके अलावा मनीष जी 1954 में इस कांग्रेसियों ने पद्म सम्मान शुरू किया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये शुरू किया। जो सबको मालूम है पहला भारत रत्न तो नेहरू ने खुद ही को दे लिया था। लेकिन पद्मश्री, और दर्शक ये जान ले कि 1954 से 1961 इस दौरान 14 साहित्यकारों को पद्मश्री दी गई। 14 14 साहित्यकारों को पद्मश्री दी गई, और 32 साहित्यकारों को पद्म भूषण दिया गया। 32 और 14 46, और 3 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया जो साहित्य से जुड़े हुए थे। यानी 49 लोगों को पद्म सम्मान दिया गया, 14 पद्मश्री, 32 पद्म भूषण और 3 पद्म विभूषण। लेकिन उन 49 लोगों में निराला का नाम नहीं था, निराला को पद्मश्री लायक नहीं समझा। और एक उदाहरण आपको दिए देता हूं, उसके बाद आप दर्शक समझ जाएंगे। जब पद्म सम्मान शुरू हुआ तो 1954 में पहला पद्म भूषण साहित्य साहित्य का किस आदमी को दिया था? कांग्रेसियों, शर्म आएगी, मैंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। साहित्य का पद्म भूषण मनीष जी, पहला पद्म भूषण जोश मलियावादी को दिया था, जो क्या बात। 1955, उसने पद्म भूषण लिया, 1955 में पाकिस्तान भाग गया। वो इतना पाकिस्तान प्रेमी था कि वो 54 में उसने पद्म भूषण लिया और उसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया। उस आदमी को निराला इन कांग्रेसियों को, इस कांग्रेसी सरकार को, जवाहरलाल नेहरू को ये पद्म सम्मान के लायक ही नहीं लगे। मतलब वो तो 1961 में उनका देहांत हुआ है, और नेहरू तो 1964 में मरे हैं। तो पूरा समय नेहरू रहे, लेकिन 6 साल तक उन्होंने न तो उनको निराला साहित्य अकादमी पुरस्कार के लायक लगे, न निराला उनको किसी पद्म सम्मान के लायक लगे। निराला इतने लावारिस, इतने अनाथ सरकार ने कर दिए थे। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक हिंदी रहेगी, हिंदी पढ़ी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, निराला अमर रहेंगे, उनको कोई मिटा नहीं सकता। और अब आखिर में बता दे रहा हूं कि निराला से नाराज क्यों थे।
निराला क्योंकि मनीष जी इनके तलुए नहीं चाटते थे। एक बार गांधी ने कह दिया था कुछ हिंदी के बारे में, तो निराला उनके पास पहुंच गए थे बिना बुलाए, और उन्होंने कहा था ये बताओ तुमने हिंदी की कितनी किताबें पढ़ी हैं, हिंदी साहित्य के बारे में तुम्हारी जानकारी कितनी है। गांधी को जवाब नहीं सूझा था, गांधी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो उसने कहा फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हिंदी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी है। वो थे निराला। और इसके बाद एक देखिए गांधी की एक तारीफ भी है कि गांधी ने एक बार उनको समय दिया वर्धा आश्रम में मिलने का, मनीष जी जो निर्धारित समय था उस समय निराला वहां पहुंचे वर्धा, इंतजार किया 10 मिनट तक, गांधी शायद नहा रहे थे संभवतः, तो वो 10 मिनट जैसे ही हो गए तो उनका नाम इसीलिए निराला, वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझको जिस समय पे बुलाया था उस समय गांधी नहीं निकले। और वो जब निकलने लगे तब तक गांधी नहा के आ गए थे, तो वो आश्रम में जाकर उन्होंने पकड़ा, उनका रुको रुको निराला, मैं आ गया। तो वो निराला जी पलटे थे और उन्होंने गांधी से कहा था कि तुमको अगर ये गुमान है कि तुम युग प्रवर्तक नेता हो, तो मुझको भी ये गुमान है कि मैं युग प्रवर्तक कवि हूँ। तुमने जिस समय पे बुलाया था उस समय पे मैं आया, तुम मुझको नहीं मिले। अब अगर निराला से मिलना हो तो दारागंज इलाहाबाद चले आना। और ये कह के रुके नहीं थे, निराला चले आए थे। जो लोग गांधी के तेल लगाते थे, निराला वैसे नहीं थे। लेकिन गांधी की एक तारीफ है कि गांधी जब इलाहाबाद गए दौरे पे तो फिर वो निराला से मिलने गए, गांधी को लगा कि हाँ मैंने गलत किया है। ये एक तथ्य है। और एक दूसरा समझ लीजिए कि वो किस टाइप के व्यक्ति थे निराला, क्यों उनको सरकारी सम्मान ये सब नहीं मिला। जब उनका मनीष जी अंतिम समय था, बिल्कुल मृत्युशैया पे थे, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद उनको देखने उनके घर गए, दारागंज, इलाहाबाद में दारागंज में रहते थे। तो निराला ने उनको देखा और दूसरी तरफ मुंह करके लेटे लेटे थे, लेटे रहे, कोई न नमस्कार ना आना कोई नहीं। वो तो वो पहले से उनका परिचय था। तो राजेंद्र प्रसाद ने उनसे कहा कि अरे निराला, मैं आया हूँ राजेंद्र प्रसाद। तो निराला जी ने बताते हैं गर्दन घुमा के उनसे कहा कि अगर राजेंद्र प्रसाद आया है मेरे घर तो स्वागत है, लेकिन अगर इस देश का राष्ट्रपति आया है तो मेरे यहाँ स्वागत नहीं है। इतनी कड़वाहट उनके अंदर भर चुकी थी इन कांग्रेसियों के कर्मों से। मगर वो वही कि वो बाबू राजेंद्र प्रसाद तो बेचारे खुद गए थे बिना बुलाए, वो गए, वो आधा घंटा रुके, उन्होंने पूरा हाल चाल लिया। लेकिन ये समझिए कि कैसे लोग थे ये। तो निराला इसलिए कांग्रेसियों के उसमें नहीं थे। और एक बात और बता दूं, बड़ा कटु बोलने जा रहा हूं, दर्शकों से कहूंगा कि ध्यान से सुने कि निराला के समकालीन कांग्रेसियों ने एक दूसरे कवि को खड़ा करने की बड़ी कोशिश की, बड़ा ताना गया, वो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए गए, दुनिया भर के सम्मान कराए गए, दुनिया भर के उनके दौरे कराए गए। उनका नाम था सुमित्रानंदन पंत। उनको प्रकृति का सुकुमार कवि, बहुत इस तरह से हम भी जब पढ़ते थे तो यही पढ़ाया जाता था। और निराला का एक और इतिहास है कि सुमित्रानंद पंत ने जब जब कविता लिखी नई, तो निराला उसका कुछ ही दिन बाद बता देते थे कि ये फ्रांसीसी लिटरेचर से, ये ब्रिटानी लिटरेचर से, ये जर्मनी लिटरेचर से वहां से उठा के कॉपी की गई है, ये अनुवाद है फलानी फलानी कविता का। और एक बार इस पर बहस हो रही थी तो ये दूरदर्शन पे आता था सरस्वती प्रोग्राम। तो निराला स्वामी मेरे ख्याल से गोरखपुर विश्वविद्यालय के थे, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव थे वो। तो कुछ ने कहा कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि कोई आदमी लिख के रहा है तो आप उसकी नुक्ता आप उसको बताते थे कि नकल करके लाया है। तो परमानंद जी ने जो जवाब दिया था मैं उसका आज भी कायल हूं। उन्होंने कहा जरा ये सोचिए कि निराला का अध्ययन कितना गहरा था कि वो दुनिया में कहीं से भी खोज के नकल करते थे। और निराला, वो इसका मतलब निराला पहले से उस साहित्य को पढ़ चुके थे। तो सोचिए वो कितने अध्ययनशील व्यक्ति थे। और सुमित्रानंदन पंत की कलई, उस मित्रों के आर्काई को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि नेहरू किस तरह से साहित्यकारों पत्रकारों को जब यहाँ रूस भेजते थे दौरों पे, तो उनकी वो किस तरह से, कुछ वो भी मैं बोल नहीं पाऊंगा इस पर, कि किस तरह से उनकी सेवा की जाती थी। और उस सेवा करवाने वालों में सुमित्रानंदन पंत भी थे। तो उनको खड़ा किया जाता था। लेकिन मैंने कहा कि उस समय के साथ चले गए। निराला आज भी, निराला ना मेरे रिश्तेदार है ना मेरे है, लेकिन मैं आज निराला के लिए इस तरह से बोल रहा हूँ तो निराला का आभारी है हर आदमी। एक, हाँ, एक मैं और बता दूं मनीष जी कि वो भी, उनको भी जब तक हिंदी है याद किया जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा के, अपना घर द्वार सब लुटा कर हिंदी की समृद्धि के लिए काम किया था। दो तीन नाम है, जयशंकर प्रसाद, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद जो लोग हैं, लेकिन वो उनके बाद उनकी गिनती होती है। तो ये कांग्रेस जो आज कांग्रेसी विलाप कर रहे हैं कि निराला की कविता हटा दी गई। अरे वो निराला की बहुत सी कविताएं, कविता तो मनीष जी इनको याद दिला दूं एक और, कि जिस समय मंदिर आंदोलन हो चल रहा था, तो जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी, पता नहीं आपके बिहार में वो पढ़ाई जाती थी कि श्याम नारायण पांडे की कविता थी चेतक।
कि रणबीर चौकड़ी भरकर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का हड़ पड़ गया, हवा से पाला था, हल्दी जी घाटी उसकी वो है। और दर्शक ये जान ले कि वो 90 के दशक में हटा दी गई कि इससे सांप्रदायिकता फैल जाती है, इससे सांप्रदायिकता फैल सकती है, क्योंकि राणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इनको श्याम नारायण पांडे की कविता में सांप्रदायिकता फैलने का डर लग रहा था, उसको हटा दिया था, जिसको हम लोग पढ़ के बड़े हुए और आज भी मुझको याद है, समझिए उससे 4 लाइनें शुरुआत की। और ये अब क्योंकि इनको ये चिल्ला नहीं पा रहे कि मुगलों के हट गए, तो अब ये निराला की ओट ले रहे हैं, इनको लज्जा आनी चाहिए। और लज्जा बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरा मनीष जी ये भी समझ लीजिए कि उस निराला का कद कितना बड़ा था कि उनके देहांत के 61 साल बाद भी इन कांग्रेसियों को उस मरे हुए निराला की भी का ही सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका इन्होंने जीते जी घोर अपमान किया था। तो समझ लीजिए कि निराला का कद कितना बड़ा है।